हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी के। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स बाय नवदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो नया इस बार पैटर्न लागू होने जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पिछले दो वीडियोज़ में अपने 15-15 क्वेश्चन किए थे और 15 क्वेश्चन आज कर पा रहा हूँ। 45 क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपकी एक यूनिट के, और इसी तरह से अपने सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस करेंगे। और आप काफ़ी अच्छा रिस्पांस उन वीडियोस पर रहा है, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोस को आगे शेयर जरूर किया करें, और आपके जो भी दोस्त मित्र हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं अपने बिना वक्त गवाए हुए। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि नीचे मैंने इंग्लिश मीडियम इसका ट्रांसलेट कर दिया क्योंकि बुक मेरे पास हिंदी मीडियम की ओनली, कि उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर फेंके गए कण पर कोरियोलिस बल के कारण विस्थापन होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध है जो, वहां पर अगर अपने किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके, और यहाँ पर क्या है कि और ऊपर से अपने उसको देखें तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो देखो एक क्वेश्चन बिल्कुल इसके साथ शायद मैंने पिछली वीडियो में करवाया था या उससे पहले वाली में एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें था कि अगर अपने फ्री फॉल करवाएं किसी पार्टिकल को, ठीक है, नीचे की तरफ फेंकें, तो उसका आंसर अपने था पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन था। ठीक है, अगर डाउनवर्ड, अब इसने कहा है वर्टिकली अपवर्ड उसको क्या करना है, फेंकना आपको पार्टिकल को, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ईस्ट का क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, मतलब वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में। तो आप एक चीज तो याद रख लो कि अगर क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी पार्टिकल को अपने क्या करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, और अगर नीचे फेंकते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे होगा, तो वो थ्योरेटिकली आपने पढ़ रखा होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ आपको, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण जो अपने को एक्चुअल पोजीशन में चीज़ गिरनी चाहिए, अगर आप मूव करवाते हो जिस जगह पर उसको गिरना चाहिए, वो अर्थ के रोटेशन के कारण उस जगह पर नहीं गिरती है, थोड़ी सी उससे आगे पीछे गिरती है। ठीक है, और ये पूर्व पश्चिम जो डायरेक्शंस हैं ईस्ट वेस्ट, ये अपने वहाँ पर मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में ये वाला पार्टिकल जाएगा। और आपको पेपर के लिए आज से क्या करना है, इसको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर फोको लोलक के दोलन का आवर्त काल होता है। द टाइम पीरियड ऑफ फोकल पेंडुलम ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इस क्वेश्चन को देखो अपने करते हैं कि आपको एक चीज याद होनी चाहिए, फोकल पेंडुलम होता है या फोको लोलक होता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो वो होता है 24 अपॉन में साइन लैम्डा, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ओवर्स में होता है ये। ठीक है, और ये लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है जो अर्थ का एंगल होता है अलग अलग मतलब पॉइंट पर। ठीक है, तो इसने एक चीज कहा है कि इक्वेटोरियल, यहाँ पर लिखा है भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर, तो इक्वेटर के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 अपॉन में साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, तो 24 अपॉन 0 मतलब क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और अगर अपने को लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री कहे, और 90 डिग्री अर्थ के लिए कहाँ होता है कि जो ये वाली लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है, और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल, तो ये पोल्स आ जाएंगे अर्थ के, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल होता है पोल्स के लिए। तो इसके लिए अगर अपने टाइम पीरियड निकाले तो 24 अपॉन में साइन 90 डिग्री आ जाएगा, और ये होता है 24 अपॉन में 1 यानी 24 आवर्स। ये होता है पोल्स के लिए, और ये होता है इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो भूमध्य रेखा जिसको आप बोल देते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, यही जो भी आपने किया है। ध्रुवों पर फोकल लोलक के दोलन तल का आवर्तकाल होता है। द टाइम पीरियड ऑफ ए फोकल पेंडुलम ऑन द पोल्स इज, पोल्स पर क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अभी अपने आंसर निकाला हुआ है इसका 24 आवर्स यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए विजिबल कर देता हूँ। हाँ, कि एक अजड़त्वीय फ्रेम A0 त्वरण से गतिशील है, एक कण जिसका द्रव्यमान m हो तो उस पर लगने वाला आभासी बल होगा। ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A0, द स्यूडो फोर्स ऑन पार्टिकल हैविंग मास m।
तो स्यूडो फोर्स, एक चीज़ तो पता है आपको कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो ये हो जाएगा। अब स्यूडो फोर्स जो होता है या आभासी बल होता है, उस स्यूडो फोर्स की खासियत ये होती है कि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो मतलब यहाँ पर माइनस और आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। लिफ्ट, लिफ्ट में क्या होता है कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही होती है तो स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लगता है, ठीक है। ऊपर की ओर एक्सेलरेशन होता है तो स्यूडो फोर्स क्या होता है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करता है। तो इसी कारण यहाँ पर माइनस का साइन साथ में आता है, तो F इज इक्वल टू माइनस ए नॉट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। समझ आई बात। फिर 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक दुगनी हो जाए और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो आपका भार किस प्रकार परिवर्तित होगा। इफ रेडियस ऑफ अर्थ विल बी डबल्ड इंस्टेंटली एंड मास रिमेन्स सेम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन योर वेट। यानी कि ये ग्रेविटेशन पर बेस्ड आ गया। तो देखो ये कह रहा है कि अगर अर्थ की रेडियस डबल हो जाए तो आपके बार पर, मतलब आपके वेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वेट अपने को पता है कि अगर अपने अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट देखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, ठीक है, mg होता है। अब आप देखो कि अर्थ की रेडियस क्या हो रही है, डबल हो रही है, पृथ्वी की त्रिज्या दुगनी हो रही है, तो त्रिज्या दुगनी होने से g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि g जो होता है अर्थ के लिए वो होता है gm और अपॉन में कैपिटल R स्क्वेयर। ये m अर्थ का मास है और R अर्थ की रेडियस है, त्रिज्या। अब इसने कहा है कि इस R को अगर अपने क्या कर दें, 2R कर दें, तो जो वेट है वेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो जब R को 2R करेंगे तो G डैश G, यानी कि जब जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो नया होगा, वो हो जाएगा GM। R की जगह आपको क्या करना है, 2R रख देना, 2R स्क्वेयर। तो GM और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4R स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा G अपॉन 4 के, मतलब जितना पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था इसके अपॉन में 4 आ जाएगा। तो अगर अपने अब नया वेट करें कि किसी चीज़ का वेट या भार, अब क्या होगा, W इज इक्वल टू mg डैश लगेगा। अब पहले mg लग रहा था, अब mg डैश लगेगा और g की जगह अपने g/4 पुट कर देते हैं। तो जो वेट होगा वो अब mg पहले वाला वेट है, ये देखो, तो वो हो जाएगा W अपॉन में 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। मैंने इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हिंदी इतनी आप थोड़ी सी समझ भी सकते हो जितनी हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। बाकी लगभग सारे ऑप्शनों में लिखी है, इसका इसी कारण नहीं लिखा। तो W डैश इज इक्वल टू W अपॉन 4, मतलब अर्थ की रेडियस डबल हो जाए, मास उतना ही रहे, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/4 हो जाए, रह जाएगा पहले की कंपैरिजन में, और जो वेट है वो नया वो भी 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी के समान है, इसकी भूमध्य रेखा पर वस्तुएं बारीन की स्थिति में इस घूर्णन का आवर्तकाल मिनट में होगा। द टाइम पीरियड फॉर वन रोटेशन ऑफ ए प्लैनेट हुज मास एंड डायमीटर इज सेम एज अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन आर इन द पोजीशन ऑफ वेटलेसनेस। अभी इस पहले क्वेश्चन समझो क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि एक प्लैनेट है जिसका मास और जो डायमीटर है वो अर्थ के सेम है, मतलब द्रव्यमान और व्यास अर्थ के सेम है, तो आप अर्थ भी मान सकते हो, ठीक है। और इसकी भूमध्य रेखा पर जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन है उस पर जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े, जितनी भी वस्तुएं पड़ी हैं वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है, मतलब भारहीनता, मतलब उस पर कोई वेट काम नहीं कर रहा, मतलब ग्रेविटी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो इसके घूर्णन का आवर्तकाल मिनट में होगा, मतलब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर रहे हैं उनका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपने कैसे करेंगे, थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा और वो फॉर्मूला बीएससी में दोबारा भी पढ़ा होगा कि अर्थ के रोटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो वो ये होता है G डैश इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस लैम्डा, ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर आर कोस लैम्डा, मतलब कि एक्चुअल अर्थ क्या कर रही है, अपने जो एक्सिस पे रोटेट कर रही है लगातार, एक रोटेशन 24 आवर्स में उसका कंप्लीट होता है। तो इसी कारण अर्थ का जो G डैश मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होता है
चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। और वो क्या चेंज होता रहता है कि जैसे अपने अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया जो अपना है, जितने यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एंगल लैम्डा इंडिया के लिए अलग होगा, मैप के हिसाब से एंगल है लैम्डा चेंज होता है, ठीक है। तो इंडिया के लिए जी डैश की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, किसी और कंट्री के लिए जी डैश की वैल्यू और होगी, क्योंकि इन सब की पोजीशन अलग अलग है। तो इसी कारण एंगल के बेस पर जो जी डैश की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। समझ आई बात। तो अब ये वाला फॉर्मूला अर्थ के रोटेशन के कारण है। अगर मैं इसको एम जी डैश कर दूं, एम से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस लैम्डा, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो लैम्डा जब 0 डिग्री है, मतलब भूमध्य रेखा बोला है ना इसने इक्वेटोरियल लाइन पर, तो जो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है, मतलब एम जी डैश आपका 0 है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका वेट है वो यहाँ पर क्या है 0 है। तो इसका मतलब एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर आर और कोस लैम्डा कितना हो गया, कोस 0 1 हो गया, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर, एम से एम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू आएगी जी बाय आर, और ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट जी बाय कैपिटल आर, ठीक है। अब आपने टाइम पीरियड निकालना है, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो टी की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे 2 पाई और अपॉन में रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब इसको अपॉन में लेके जाओगे तो ये दोनों पलट जाएंगे, रूट आर बाई जी आ जाएगा। अब अर्थ के लिए आपको सारी वैल्यूज पता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट, और यहाँ पर अर्थ के लिए होता है 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेट 10 मान लेते हैं अपने, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई और इंटू में 64 का 8 आ जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा 10 की पावर 2, मतलब आप लिख सकते हो 1600 पाई सेकेंड। लेकिन इसने मिनट में पूछा हुआ अपने से, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मिनट में पूछा हुआ है, तो इस सेकंड को जब आप मिनट में चेंज करोगे तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 85 मिनट आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं इतना माथा मारना चाहते तो डायरेक्टली याद रख लो कि वेटलेसनेस वाला जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 84 या 85 जो भी आए ऑप्शन वो आपको टिक करके आना है। समझ आई बात। तो ये इसका क्या है, आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ, सीरीज चला रखी है, और ये जो पीडीएफ से करवाता हूँ, ये पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। और बाकी आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर मेरा चैनल है उसके नीचे चैनल की बायो लिखी होती है, ठीक है, चैनल के बारे में डिटेल, वहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी 2 टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे। एक में सिर्फ ओनली मैं मैसेज भेज सकता हूँ, दूसरे में आप खुद भी मैसेज भेज सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर शेयर कर सकते हो। डिस्कशन वाला ग्रुप है टेलीग्राम पर। समझ आई बात। तो वहाँ पर हर एक वीडियो के बाद मैं ये वाला पीडीएफ शेयर करवाता हूँ, वहाँ पर अवेलेबल होता है ये वाला। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नए पेन से करते हैं, ठीक है। तो देखिए 37 नंबर कि एक ट्रक और कार एक ही गति से जा रही हैं, ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है, गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करो। द स्पीड ऑफ ए ट्रक एंड कार इज सेम बट वेट ऑफ ट्रक इज 10 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ कार, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि आपको मास ऑफ ट्रक है जो और मास ऑफ कार है वो दिया हुआ है 10:1, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा है ट्रक का कार से। तो अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो देखो ट्रक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक चीज इसने और बोल रखी है कि एक ही गति से जा रहे हैं, स्पीड सेम है दोनों की, मतलब v दोनों के लिए क्या है, सेम है, v सेम है। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो ट्रक की हो जाएगी हाफ mTv², और इसकी कार की हो जाएगी हाफ mcv²। तो हाफ से हाफ कैंसिल, v² से v², क्योंकि दोनों की सेम है। तो mt और mc में जो रेशियो है वही रेशियो इनकी क्या आ जाएगा, kt और kc में, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी में, मतलब 10:1 ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, पहले ट्रक लिखा हुआ है फिर कार लिखी हुई है,
तो पहले ट्रक लिखा फिर कार, तो इसी कारण ट्रक वाला और कार वाला आपको याद रखना है। ऐसे नहीं भी 1:10 कर दो आप, जैसा पूछा हुआ है आपको अल्टरनेटिव उसका क्रम पूछा हुआ है वैसे ही आपको क्या करना, उसका आंसर देना है बच्चों। समझ आई बात। 38 नंबर क्वेश्चन कि दूध को मापने से क्रीम के अलग अलग हो जाने का कारण है। द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज ड्यू टू, किसके कारण दूध से जो क्रीम है वो अलग होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता है बच्चों, आपको वैसे तो पढ़ रखा होगा लेकिन नहीं पता, तो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो अपने दूध को घुमाते हैं ना मक्खन निकालने के लिए, जो मदानी होती है, हमारे तो मदानी बोलते हैं, आपके देखो क्या बोलते हैं आपकी साइड, तो उससे उसको मसते हैं ना। पहले पुराने टाइम में तो लेडीज़ खुद हाथ से चलाती थी, वैसा आज भी कई जगह पर है। तो वो क्या होता है, अपकेंद्रण की क्रिया होती है, वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसके कारण क्या हो जाता है, दूध से जो मक्खन है वो अलग हो जाता है। समझ आई बात। फिर नेक्स्ट है 39, न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होगी, यानी कि न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इफ द नेचर ऑफ मैटर इज। ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम में यहाँ लिखना भूल गया, न्यूटन्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड व्हेन नेचर ऑफ सब्सटेंस इज हियर। तो देखो, कण प्रकृति, तरंग, द्वैत प्रकृति या नन, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ड्यूल नेचर या नन। यानी कि जब न्यूटन के लॉ अपने अप्लाई करते हैं तो जो भी अपने ऑब्जेक्ट लेते हैं उसकी नेचर कैसी मानते हैं अपने, तो उसको कैसा मानते हैं, उसको अपने क्या है, स्टार्टिंग से जब 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी तो कण मानते होते थे। लेट वी हैव ए पार्टिकल हु इज मूविंग विद दिस स्पीड। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट क्या मानते हैं, अपने पार्टिकल मानते होते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, कण प्रकृति आंसर आ जाएगा। समझ आई बात। अब नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस c से निरूपित हो तो कण चल रहा है। कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c, देन पार्टिकल विल मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ या परिवर्तित त्वरण के साथ। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के बता देता हूं मैं आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ। ये पूछ रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पहले तो आपको इसका ग्राफ आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जितना ये c होता है उतने का यहाँ पर ये इंटरसेक्शन करता है, और ग्राफ जो आपका होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, एंगल थीटा बनाता है, और m क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, जो इसकी स्लोप होती है ग्राफ की। अब ये कह रहा है कि ये ऐसा ग्राफ है। ठीक है, आप क्या करो इसको, सॉरी ये वाला ऐसे था। ठीक है, तो ये वाला आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब आप एक चीज देखो, यहां पर थीटा एंगल सेम है, और ये कह रहा है कि वी टी ग्राफ है, v और t में, वेलोसिटी और टाइम में। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब m की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, किसको शो करती है, एक्सेलरेशन को शो करती है। आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि v अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन को शो करती है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है सारे ग्राफ के लिए, चाहे आप ये वाला ले लो थीटा, चाहे आप इस पॉइंट पे ले लो, ये भी एंगल थीटा होगा, चाहे आप इस पॉइंट पे ले लो, ये भी एंगल भी थीटा होगा। मतलब हर जगह एंगल क्या है, सेम है, टेन थीटा कांस्टेंट है। तो मतलब कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा एक समान त्वरण के साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म का मतलब सेम रहेगा एक्सेलरेशन हर जगह पर। ठीक है, समझ आई इतनी बात। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा या तश्तरी नुमा हो जाएगा। ये हिंदी मीडियम वाले सोचो, उतने मैं इंग्लिश में क्वेश्चन ये बोलता हूँ कि व्हेन ए बैलून की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, when a balloon rises up from the bottom of a lake and आएगा
एंड कम्स ऑन द टॉप सरफेस ऑफ लेक इट्स साइज, मतलब कि एक बैलून है वो पहले जो स्टार्टिंग में है वो किसी लेक के बॉटम पर है, मतलब पानी के अंदर है, बिल्कुल नीचे है। अब वो ऊपर आ जाता है और बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है, सरफेस के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उसका साइज क्या होगा, मतलब बिल्कुल सरफेस के पास आके साइज क्या होगा। ये कोई लेक है, पहले एक बैलून यहाँ पर था, अब ये धीरे धीरे ऊपर आता है और अब बिल्कुल सरफेस के पास आ जाता है। तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ साइज क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम होगा या नन ऑफ दी अबव होगा। तो एक चीज आपको पता है कि यहाँ पर कंसेप्ट लगता है प्रेशर का, तो प्रेशर होता है HdG, ठीक है, या HdG या HρG भी कई जगह लिख देते हैं, डी या रो, डेंसिटी को शो करने के लिए कि कोई भी अगर मान लो आपके पास लिक्विड है तो उसके अंदर H हाइट तक नीचे जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। HdG वहां पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। समझ आई बात। तो अब क्या है कि यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो ये वाली हाइट है जो सरफेस से लेके, ये हाइट कम होती जाएगी और प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो प्रेशर कम हो गया, तो जब प्रेशर उस पर पड़ रहा वो कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो इसका आंसर है बच्चों वो आ जाएगा, बढ़ जाएगा उसका साइज, ठीक है। ये बिल्कुल यानी कि सिंपल सी बात है, ये तो आप समझ ही सकते हो। फिर 42 नंबर क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले अपने किए हुए हैं, ठीक है। देखो, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, द वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन इज बेस्ड अपॉन, यानी वॉशिंग मशीन से कपड़े सुखाते हो आप जब आप तो वो घूमता है ना, तो वो कौन सा सिद्धांत है। ये कह रहा है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रासरण या विसरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब अपकेंद्रण। जो आपका यहाँ पर था, मतलब कि प्रिंसिपल जो दूध से मक्खन निकालते हैं अपने, उसमें लग रहा था वही इसमें लगेगा। समझ आई बात। फिर नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ो अपना अपना। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसको कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये कौन सा नियम कहते हैं न्यूटन का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। When an object is at rest then becomes at rest and if it is moving then becomes moving when no external force is applied on it। ठीक है, तो ये अपने को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम अपने को ये कहता होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपने को बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। समझ आई बात। 43 लास्ट 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीधी चलती हुई सड़क पर किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण है। द स्पीड ऑफ ए कार बिकम्स 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, देन एक्सेलरेशन ऑफ कार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप उतने करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44 नंबर। चलो 44 करवा ही दे। तो ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में चेंज इन टाइम, डेल्टा टी से लिख देता हूँ। तो अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 50 से 20 और टाइम आपको 10 सेकंड लग रहा है, तो 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपका आ जाएगा 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कौन सा निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिशील होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ आपके पेपर के हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस हैं, वैसे तो सारों के आने की चांस हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कौन सा निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिशील होता है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, रोटेशनल या फिर नन। तो आप देखो कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, नियत वेग से गतिशील होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, इसी कारण वहां पे एक्सेलरेशन जनरेट होता है और उस एक्सेलरेशन के कारण स्यूडो फोर्स लगता है वहां पर एक्स्ट्रा। ठीक है,
वहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन होता है जनरेट ड्यू टू चेंज इन यानी वेरिएबल वेलोसिटी, आप बोल सकते हो वेरिएबल वेलोसिटी के कारण। समझ आई बात? तो मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरा थोड़ा सा जल्दी करवाने का मोटिव ये है कि आप सोच रहे होगे कि सर एक एक क्वेश्चन को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक तो आपका एग्जाम जल्दी है, और दूसरा कि मैं थ्योरी में इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके, और जो यूट्यूब चैनल में वीडियो शॉर्ट्स ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, वहाँ आगे चलोगे तो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होगा, उस प्लेलिस्ट वाले पर करना, और आपको वहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, और उसमें 24 वीडियो हैं, 25वीं आज ये हो जाएगी, तो टोटल 25 वीडियो ये हो जाएंगी। तो आप उन सारी वीडियोस को क्या है, जो भी आपको टॉपिक देखना हो, मैंने थंबनेल भी ऐसे बना रखे हैं कि आपको वीडियो को खोल के ना देखना पड़े भी इसमें कौन सा टॉपिक है, थंबनेल पर भी टॉपिक के नाम लिख रखे हैं मैंने। तो जो भी टॉपिक आपको करना हो, आप थंबनेल पर देखकर कि इस वाली वीडियो में ये वाले टॉपिक करवाए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपना टॉपिक वहां से क्लियर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल से करवाया हुआ है मैंने सब कुछ वहां पर, ठीक है। तो प्लीज़ आप वहां पर जाएं जरूर, और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो या तो कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब अपने नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल फोर्सेज वाली इसी की, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।